वास्तविक आय या उत्पाद। तो वास्तविक आय और उत्पाद क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी या रियल आय बोलते हैं, रियल आय। इसमें रियल शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसको देखते हैं, एक साल में उत्पादित की जाने वाली सेवाओं और वस्तुओं के कीमत की गणना आधार वर्ष के स्थिर कीमत या स्थिर मूल्यों पर की जाती है, कि स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। इससे जो रियल वैल्यू निकल कर सामने आता है उससे रियल जीडीपी कहते हैं। इसको हम मान ले, इसको जैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो जीडीपी होता है ना, उसमें बाजार मूल्य, जीडीपी जो होता है वो बाजार मूल्य पर निकाले जाते हैं। इससे बाजार मूल्य के बदलने पर जीडीपी जो होता है वो भी बदल जाता है। ठीक, बाजार मूल्य के बदलने पर क्या होगा, जीडीपी बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन के परिवर्तन का ठीक से अनुमान नहीं लग पाता है, क्योंकि जो हमारा जीडीपी बदलना चाहिए वो प्रोडक्शन, उत्पादन की वजह से बदलना चाहिए। ठीक है, उत्पादन अगर बढ़े तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जीडीपी जो होता है वो बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। तो अगर किसी वस्तु का प्राइस भी बढ़ेगा तो भी जीडीपी बदल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग रियल जीडीपी का पता नहीं लगा पाते हैं। इसलिए एक स्थिर आधार वर्ष रखते हैं, एक रियल उत्पादन का ठीक से, जो उत्पादन, ऐसी स्थिति में जो उत्पादन का परिवर्तन का ठीक से अनुमान नहीं लग पाएगा, इसी अनुमान को ठीक सही लगाने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए, कि ताकि अनुमान जो गलत ना हो, उससे बचने के लिए किसी वर्ष के मूल्यों को आधार बना लिया जाता है। इन मूल्यों का प्रयोग अलग अलग वर्षों की जीडीपी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यदि इसके बावजूद, जब हम जीडीपी आधार वर्ष ले लिए और उसके बावजूद जीडीपी के कुल मूल्य में परिवर्तन आता है, तो इसका कारण जो होगा वो प्राइस में परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगा, वस्तुओं में परिवर्तन होता है। इस कारण वस्तुओं की मात्राएं में परिवर्तन का पता चलता है और वह परिवर्तन का वस्तु स्थिति ज्ञात होता है। यही कारण है कि हम लोग जब भी जीडीपी निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं, तो उसमें एक आधार वर्ष रख लेते हैं। अभी वर्तमान में जो भारत में आधार वर्ष है 2011-12 का प्रयोग होता है। अगला आधार वर्ष ऐसा माना जाता है कि 2017-18 का होगा, क्योंकि आधार वर्ष जब भी कैलकुलेट किया जाता है, जब भी रखा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि किस वर्ष को आधार वर्ष रखना है, तो हम एक ऐसे फाइनेंशियल ईयर को चूज करते हैं जिसमें न तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और न ही मंदी हो। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखकर एक सिंपल फाइनेंशियल ईयर को हम लोग आधार वर्ष के रूप में चुनते हैं। अच्छा, इसको एक और परिभाषा के साथ हम लोग देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ वर्ष रख देते हैं, वर्ष हो जाता है, यहाँ पर रख देते हैं हम वस्तु की कीमत, वस्तु का क्वांटिटी रख देते हैं, और यहाँ पर वस्तु का कीमत रख देते हैं। ठीक है, प्राइस रख देते हैं। तो इससे जो निकल के आएगा जीडीपी बन के आएगा। तो जीडीपी क्या होगा, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस होगा। ठीक, तो इस तरह हम निकालते हैं। मान लेते हैं हम 2020-21 को हम लोग लेते हैं, और इसमें वस्तु का जो उत्पादन हुआ था वो 10 वस्तु हुआ था। 10 वस्तु का, एक वस्तु का प्राइस कितना था, तो 10 रुपया था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 रुपया का। हमारा जीडीपी कितना हो गया, तो 100 रुपये का जीडीपी आ गया। इसी तरह हम मान लेते हैं 2021 और 22 में हम फिर से काउंट करते हैं। इस वर्ष भी हमारा जो उत्पादन हुआ है वस्तु का वो 10 ही हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस हो गया है वो 12 रुपया हो गया है। तो अब जो हमारा जीडीपी निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो हमारा जीडीपी बढ़ गया कितना परसेंट से, तो 20% से हमारा जीडीपी बढ़ गया, है ना। 20% से जीडीपी बढ़ गया, ग्रोथ कर गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि वस्तु नहीं बढ़ा है, क्या बढ़ा है, तो ये प्राइस बढ़ा है, वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ा है। इसी तरह हम लोग एक और आधार वर्ष ले लेते हैं 2022 और 23 में। इसमें भी 10 ही वस्तु हुआ और यहाँ पर कीमत बढ़ के 15 रुपया हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 150। फिर यहाँ पर बढ़ गया प्राइस। ठीक है, तो इस स्थिति में कीमत क्या है कि बढ़ते जा रहा है। तो जीडीपी हम कहेंगे कि हर एक वर्ष जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन रियल में क्वांटिटी सेम है। अगर मान लेते हैं हम इसको 2021-22 को ही आधार वर्ष मान लेते हैं, तो 2021-22 को आधार वर्ष जब मानेंगे तो यही प्राइस हम इसमें भी रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे, यही प्राइस यहाँ पर रख देंगे
और यही प्राइस हम यहाँ पर रख देंगे। तब क्या पता चलेगा कि रियल में जो है वो 100 रुपये का ही उत्पादन इस वर्ष भी हुआ है और यहाँ पर भी 100 रुपये का ही उत्पादन हुआ है। इससे हमको पता चला कि ये जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा था वो न कि प्रोडक्शन की वजह से बढ़ रहा था, बल्कि ये वस्तुओं में जो कीमतें बढ़ रही थी उसके वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा था। तो इसी को हटाने के लिए हम लोग एक आधार वर्ष के रूप में चुन लेते हैं, एक आधार वर्ष ले लेते हैं। तो जो अभी भारत में आधार वर्ष है वो कितना है, तो 2011-12 को भारत में अभी आधार वर्ष माना गया है। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे कि रियल जीडीपी होता क्या है ना। रियल जीडीपी जो है वो क्या है ये हम लोग समझ लिए। इसी तरह हम लोग जब अगला टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का कोई खास महत्व नहीं है, बस ऐसे ही इसको जो हम लोग वहाँ पर एक आधार वर्ष रखते थे इसमें आधार वर्ष नहीं रखते हैं और वस्तुओं का उत्पादन जो होता है ना वो वर्तमान कीमत पर करते हैं, जो अभी का प्राइस है उस पर हम लोग कर लेते हैं। तो इसी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एक साल में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की कीमत की गणना बाजार के मूल्य अब्लिक या वर्तमान मूल्य कीमत पर करते हैं, इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी पर देश की जीडीपी ज़्यादा होती है। नॉमिनल जीडीपी पर देश की जीडीपी क्या होती है, तो ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति का मूल्य भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी देख लिए। रियल जीडीपी में क्या था, तो रियल जीडीपी में एक आधार वर्ष रखते हैं और नॉमिनल जीडीपी में इसमें आधार वर्ष रखते हैं और नॉमिनल में हम लोग जो साल होता है उसी साल का करेंट प्राइस रखते हैं। इस तरह हमारा दोनों रियल और नॉमिनल जीडीपी देख लिए।